नमस्कार दोस्तों। कौन नहीं चाहता कि उनका गोवा के बीच साइड पे एक आलीशान बंगला हो जहां स्विमिंग पूल का मजा लेते हुए आप बियर या कोई कलरफुल सा कॉकटेल पी रहे हो आराम से, जहां आप अपने दोस्तों के लिए लेजेंडरी पार्टी थ्रो कर सकते हैं जो सुबह के 6-7 बजे तक चले। नॉर्थ गोवा के कैंडोलिम बीच पे एक ऐसा ही विला हुआ करता था, विजय माल्या का किंगफिशर विला। वैसे था नहीं बोलना चाहिए, है बोलना चाहिए, लेकिन अब वो विला किंगफिशर विला नहीं रहा। अप्रैल 2017 में एक्टर और बिजनेसमैन सचिन जोशी ने विला 73 करोड़ रुपीस में खरीदा। किससे? विजय माल्या से नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 14 दूसरे बैंकों से। सही सुना आपने दोस्तों, इन सारे बैंकों ने इस प्रॉपर्टी का ऑक्शन ऑर्गेनाइज करवाया क्योंकि माल्या उनको 9,000 करोड़ से ज्यादा लोन्स में वो करते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या ईडी ने माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का चार्जशीट फाइल किया हुआ था, लेकिन वो तो पहुंच गए थे लंदन। जिस टाइप के फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप लगा है माल्या पर, उसे व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। वो क्राइम्स जो अमीर और पढ़े लिखे लोग यूजुअली पैसों के लालच में आकर करते हैं। आमतौर पे हम जब क्राइम और क्रिमिनल्स की बात करते हैं तो आप आमतौर पे छोटी मोटी रिश्वत देने, रिश्वतखोरी को क्राइम समझते होंगे, या फिर किसी ने आपकी पॉकेट मार ली, वो चोरी हो गई। लेकिन ये वो क्राइम्स हैं जो अमीर बिलियनियर लोग करते हैं आम जनता के ऊपर। तो कैसे पॉसिबल हो पाता है ये सब? आपने तो सोचा ही होगा दोस्तों, इंडिया में इतने सारे बिजनेस स्कैम्स हो रहे हैं, कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? इतनी जानी मानी कंपनीज हैं ये, इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आमतौर पर पब्लिक होती है, ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, चाहे वो किंगफिशर एयरलाइंस हो, सत्यम कंप्यूटर्स हो या स्टेरलिंग बायोटेक हो। तो कैसे मैनेज कर लेते हैं सब ये लोग? और इनको पकड़ना कुछ केसेस में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन क्यों हो जाता है? आइए जानते हैं सारी चीजें आज के इस वीडियो में। जितने भी ये बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स और बिजनेसमैन होते हैं, इनके पास एक नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं। एक होती है इनकी मेन कंपनी, जिसे पेरेंट कंपनी कहते हैं। इस कंपनी का मेन मालिक या प्रमोटर पेरेंट कंपनी का शेयर होल्डर होता है, और पेरेंट कंपनी के नीचे होती हैं सब्सिडरी कंपनीज। अब हर एक कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, चाहे वो सब्सिडरी कंपनी हो चाहे पेरेंट कंपनी हो, हर कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि एक ही इंडस्ट्रियल ग्रुप, जैसे नीरव मोदी का 5 स्टार ग्रुप हो गया या वाधवन फैमिली का HDIL ग्रुप हो गया, जिसका नाम 6,500 करोड़ वाले PMC बैंक स्कैम से कनेक्टेड है, इनके अंडर कितनी सारी कंपनीज होंगी जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, कोई पेरेंट कंपनी, कोई सब्सिडरी कंपनी। आप अपने फंड्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें अपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज में कि उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। कंफ्यूज होना जाहिर है कि कौन सी कंपनी पेरेंट कंपनी है, कौन सी कंपनी सब्सिडरी कंपनी है। इसी रीजन से दोस्तों कॉर्पोरेट लॉयर्स और फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स इतने पैसे कमाते हैं। उनका काम ही यही है कि ये जो लेयर्स हैं और अलग अलग लेयर्स कंपनीज की हैं, और जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कैसा बना है उसे समझना, उसे रिस्ट्रक्चर करना। और फिर आती हैं शेल कंपनीज, जिनका नाम आपने कई बार सुना होगा जब भी आप फ्रॉड्स के बारे में सुनते हैं। तो क्या है ये शेल कंपनीज? ये बाहर से बड़ी सुंदर दिखने वाली होती हैं कंपनीज, लेकिन अंदर से खोखली होती हैं, बिल्कुल एक शेल की तरह खोखली होती है। इनको डमी कंपनीज भी कहा जाता है। ये अधिकतर फाइनेंशियल पैंतरीबाजी के लिए खुलवाई जाती है। इनके एम्प्लॉयज नहीं होते, ऑफिस स्पेस नहीं होता, ऑपरेशंस या कोई व्यापार नहीं होता, और इनका नाम यूजुअली ओनर्स या जो मेन कंपनी है उससे बिल्कुल अलग होता है, ताकि अथॉरिटीज एक दूसरे को कनेक्ट ना कर सके। बेनामी ट्रांजैक्शन तो सुना ही होगा आपने। ये वो ट्रांजैक्शन होती हैं दोस्तों जो किसी और के नाम पर करी जाती हैं, लेकिन फायदा किसी और को पहुंचता है, जिसे हम कानून में कहते हैं बेनिफिशियल ओनर या फिर अल्टीमेट बेनिफिशियरी। नीरव मोदी का नाम तो सुना ही होगा, उन पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था फरवरी 2018 में। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने डायमंड बिजनेस के नाम पर कथित तौर पर $2 बिलियन वर्थ का बैंक फ्रॉड किया हुआ है पंजाब नेशनल बैंक से। ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक नीरव मोदी ने 15 से ज्यादा शेल कंपनीज बनाई रखी थी इंडिया के बाहर, और हांगकांग में मोदी की 5 शेल कंपनीज ने 8,270 करोड़ के फंड रिसीव किए थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट धंधे के बहाने देकर। ईडी का कहना है कि इन कंपनीज के ओनर्स और डायरेक्टर्स मोदी की मेन कंपनी 5 स्टार ग्रुप के जूनियर एम्प्लॉयज थे, जिनकी तनख्वाह केवल 8,000 से लेकर 30,000 के बीच में थी। डायरेक्टर्स एक्चुअली इंडिया में रहते थे, और मुमकिन है कि इन जूनियर एम्प्लॉयज को कोई आइडिया तक नहीं था कि यहां पर क्या बड़ा खेल रचा जा रहा है। ये सिर्फ एक डमी फर्म के डमी डायरेक्टर्स थे। दुनिया भर में कई ऐसी टेरिटरीज और कंट्रीज हैं जहां शेल कंपनीज खुलवाना आसान है, क्योंकि इन टेरिटरीज और कंट्रीज में कानून के मुताबिक आपको बेनिफिशियल ओनर का नाम किसी भी डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क में लिखने की जरूरत नहीं होती। आपको रिवील करने की जरूरत नहीं कि इसका एक्चुअली में ओनर, बेनिफिशियल ओनर कौन है शेल कंपनी का। ज्यादातर कंपनीज और बिलियनियर्स इन्हीं ऑफशोर शेल कंपनीज को टैक्स अवॉइडेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने स्विट्जरलैंड और हांगकांग जैसे देशों का तो नाम सुना ही होगा, लेकिन अलग से कुछ छोटे छोटी आइलैंड कंट्रीज हैं, आइलैंड टेरिटरीज हैं, जहां कंपनीज को कोई कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं भरना पड़ता, जैसे कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमैन आइलैंड्स और बर्मुडा।
तो यहां पर टैक्स भी नहीं भरना है कंपनी को और शेल कंपनीज बनाने भी आसान है, बेनिफिशियरी ओनर का नाम भी नहीं पता करने की जरूरत। तो ये परफेक्ट प्लेस बन जाती है शेल कंपनीज को सेटअप करने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शेल कंपनी सिर्फ इंडिया के बाहर ही मिलती हैं, ये इंडिया में भी भरी पड़ी हैं। काला धन स्टोर करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए बड़ी काम आती है। 2017 में गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स सेटअप की थी शेल कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तब से एक पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 4.25 लाख शेल कंपनीज को अपने रजिस्टर से निकाल दिया है। तो आप देख ही रहे हो कितना उलझा हुआ खेल है। जब तक पुलिस और सीबीआई, ईडी जैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पल्ले पड़ता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, कई केसेस में ये बिजनेसमैन ऑलरेडी इंडिया से बाहर जा चुके होते हैं। जैसे नीरव मोदी को ही देख लीजिए, बैंक फ्रॉड वाली न्यूज पब्लिक होने से पहले ही वो इंडिया से कट लिए थे और फिर 1 साल के बाद वो कहां पाए जाते हैं? लंदन। इंडियन बिजनेसमैन का फेवरेट स्पॉट है लंदन। तो क्या रीजन है ये सारे इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स यूके को प्रेफर करते हैं, सारे लंदन ही पहुंच जाते हैं? इसके काफी सारे रीजन है दोस्तों। एक तो ये है कि अमेरिका वाले कुछ ज्यादा ही प्रश्न पूछते हैं। दूसरा ये है कि यूरोप मेनलैंड की बात करें, फ्रांस और जर्मनी जैसे में, वहां पर भाषा अलग है, तो जब तक ये फ्रेंच और जर्मन सीख नहीं लेंगे उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वहां पर मेन रीजन है कानून। यूके से इंडिया वापस लाना किसी को और इंडिया के कोर्ट कचहरी के सामने खड़ा करना इजी नहीं है। इंडिया और यूके के बीच एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है 1992 से। ये एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों कंट्रीज एक दूसरे को रिक्वेस्ट कर सकती हैं, यदि कोई एक्यूज्ड या कन्विक्टेड क्रिमिनल उनकी टेरिटरी पे मौजूद है तो वो होम कंट्री को वापस किया जाए। एक टाइप का इंटरनेशनल कोऑपरेशन समझ लो इसे। 1992 से लेकर 2006 के बीच में इंडिया ने कम से कम 23 बारी यूके गवर्नमेंट से एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट करी है, लेकिन सिर्फ एक बारी यूके गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट किया है। मसला यह है कि वापस करने से पहले यूके का कानून काफी कंडीशंस बताता है। इनमें से एक है ह्यूमन राइट्स कंडीशन, मतलब इंडियन अथॉरिटीज को यूके कोर्ट में जाकर यह प्रूफ करना होगा कि अक्यूज्ड जो इंसान है वो इंडिया में फेयर ट्रायल उसे दिया जा सकता है, उन्हें टॉर्चर नहीं किया जाएगा जेल में। और इस कंडीशन को लेकर काफी चर्चा होती है क्योंकि यही चीज लंदन के कोर्ट में आर्ग्यू करी थी विजय माल्या ने। माल्या ने कोर्ट में कहा था कि मुंबई के आर्थर रोड जेल में नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर की कमी है। दिल्ली के बिजनेसमैन संजीव चावला, जो कि 1999-2000 वाले क्रिकेट मैच फिक्सिंग स्कैंडल के मामले में वांटेड थे, उन्होंने भी यही आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल किया था कि तिहाड़ जेल में कंडीशंस बहुत खराब है। इस साल फरवरी में फाइनली संजीव चावला का एक्सट्रेडिशन कंप्लीट हुआ और उन्हें लंदन से दिल्ली लाया गया। ये केवल सेकंड सक्सेसफुल एक्सट्रेडिशन था आज तक यूके से। तो शायद अब उम्मीद करी जा सकती है कि माल्या और मोदी को भी जल्द वापस लाया जा सकता है। लेकिन अगर उनको वापस लाया भी जाए दोस्तों, तो एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो सिस्टेमिक है। नवंबर 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को बताया था कि अप्रैल टू सितंबर 2019 के 6 मंथ पीरियड में स्टेट रन बैंक्स, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 95,000 करोड़ से ज्यादा वर्थ फ्रॉड रिपोर्ट किए हैं। कई छोटे और बड़े बिजनेसमैन ने हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम की इनएफिशिएंसी, करप्शन और आउटडेटेडनेस का फायदा उठाया है। हमारा सिस्टम वैसे ऐसे डिजाइंड है कि लोन देने से पहले बैंक को उधार लेने वाले पर एक ड्यू डिलिजेंस कैरी आउट करना होता है। ड्यू डिलिजेंस को एक बैकग्राउंड चेक की तरह समझ लो। ये चेक करना होता है कि उधार लेने वाले की कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, उनकी ग्रुप कंपनीज कौन सी हैं, उनकी बोरोइंग और रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी है, वो किस टाइप के एसेट्स को कोलैटरल गिरवी रख सकते हैं लोन लेते वक्त। तो बेसिकली ये आइडिया होना चाहिए बैंक को लोन देने से पहले कि वो क्या लोन वापस चुका सकते हैं कि नहीं चुका सकते। काफी केसेस में क्या होता है, जो मिड लेवल या जूनियर लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं बैंक में काम करने वाले, जो सीधे साधे मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं, पैसों और पर्क्स के लालच में आकर वो कंपनी से इलीगल बेनिफिट या रिश्वत ले लेते हैं। जैसे कि नीरव मोदी मैटर में क्या हुआ था, सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के एक फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट के डेप्यूटी मैनेजर और एक बैंक क्लर्क को अरेस्ट किया था। सीबीआई के चार्जशीट के मुताबिक ये मैनेजर ने मोदी की कंपनीज को बिना कोलैटरल, मतलब बिना कुछ गिरवी रखे, लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग या एलओयूज इशू किए थे। और ये एलओयूज के बेसिस पर मोदी की कंपनीज ने इंडियन बैंक्स की जो अमेरिकन ब्रांचेस थी उनसे डॉलर अमाउंट्स में लोन्स उठा लिए थे, जो फिर वो रीपे नहीं कर पाए। मार्च 2018 में इंडिया के तब के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट को बताया था कि इस टाइप के मोर देन 1200 फ्रॉड लेटर्स इशू किए गए थे मोदी की ग्रुप कंपनीज को, और ये हुआ था ओवर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। तो आप समझ ही रहे हैं दोस्तों, इस टाइप का फाइनेंशियल फ्रॉड अंदर के आदमी के कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के बिना पुल ऑफ नहीं किया जा सकता। और कई केसेस में तो पॉलिटिकल सपोर्ट भी होता है, जिससे कि अगर ऐसा केस डिस्कवर हो भी जाए
तो उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन ना करी जाए। इस टाइप का एक और लूपहोल एक्सपोज हुआ। पीएनबी का जो कोर बैंकिंग सिस्टम या सीबीएस सॉफ्टवेयर था वो स्विफ्ट सिस्टम से इंटीग्रेटेड नहीं था। स्विफ्ट एक इंटरनेशनल बैंक टू बैंक मैसेजिंग सिस्टम है जिसपे बैंक ट्रांसफर और पेमेंट इंफॉर्मेशन अपडेट किया जाता है। क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम इंटरनेशनल है तो इसमें चेक्स और बैलेंसेस इनबिल्ट है। बैंकिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर स्विफ्ट सिस्टम होता तो ये इररेगुलरिटी को पकड़ लेता। अगर एलओयू या बैंक लोन कोलैटरल बिना दिया जाता तो स्विफ्ट सिस्टम में जो वार्निंग अलार्म है वो ट्रिगर हो जाता। डेप्यूटी मैनेजर और क्लर्क दोनों का कहना है कि वो निर्दोष है। क्लर्क का बेल पे बाहर है, उसका कहना है कि वो सिर्फ एक डेटा एंट्री करने वाला ऑपरेटर है। वो सिर्फ अपने बॉस जो कि डेप्यूटी मैनेजर है उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में आया था कि सीबीआई ने एक फ्रेश चार्जशीट फाइल की है डेप्यूटी मैनेजर और उनकी वाइफ के खिलाफ। चार्जशीट के मुताबिक 2.63 करोड़ वर्थ डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स एकत्र किए उन्होंने। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, स्टर्लिंग बायोटेक केस जो एक बड़ौदा बेस्ड फार्मा कंपनी है। सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक मोर देन 8,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग किया है इस कंपनी के प्रमोटर्स ने। प्रमोटर्स पर यह आरोप है कि इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक से फंड्स उठाकर उन्होंने अपने फॉरेन बिजनेसेस में डाइवर्ट किए। जैसे कि नाइजीरिया में उनका काफी बड़ा ऑयल का बिजनेस है और माल्या और मोदी की ही तरह वो भी इंडिया के बाहर चले गए। जनवरी 2018 में ईडी ने आंध्रा बैंक के एक फॉर्मर डायरेक्टर को अरेस्ट किया था इस केस के कनेक्शन में। ईडी की मार्च 2018 चार्जशीट के मुताबिक स्टर्लिंग के प्रमोटर्स संदेसारा ब्रदर्स ने इस डायरेक्टर को कैश पेमेंट्स दिए थे और सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि ये कैश पेमेंट्स को डायरेक्टर ने एक कोलकाता बेस्ड शेल कंपनी के थ्रू लॉन्डर किया, जैसा मैंने शेल कंपनीज के बारे में पहले बताया था। तो ये सब सुनकर एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आएगा दोस्तों, क्या इतना आसान हो गया हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक से फ्रॉड लोन्स लेना और फिर उसकी मनी लॉन्ड्रिंग करना? दोस्तों कड़वा सच तो ये है कि स्टेट रन बैंक्स का चेक्स और बैलेंसेस का जो सिस्टम है वो इतना मजबूत नहीं है। अगर बैंक के सिर्फ एक या दो बंदे कंपनी के प्रमोटर्स, ओनर्स या शेयर होल्डर्स के साथ मिले हुए हैं तो सिस्टम की सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सके जल्द से जल्द। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बकायदा रिमाइंडर्स दिए थे पीएनबी को कि अपना बैंकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर स्विफ्ट सिस्टम से रिकंसाइल कर लो, इंटीग्रेट कर लो, तब भी सिस्टम्स इंटीग्रेट नहीं हुए। आप तो ये जानते ही हैं कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में रेजिस्टेंस सा है टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट। उनकी ये थिंकिंग है कि कोई चीज सदियों से ऐसी चली आ रही है तो उसे वैसे ही चलते रहने दो। एक रेजिस्टेंस टू मॉडर्नाइज, रेजिस्टेंस टू अपग्रेड है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। और इसी प्रॉब्लम से लिंक्ड है लैक ऑफ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। स्टेट रन बैंक्स का जो मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट होता है वहां के एम्प्लॉयज की तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं होती प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉयज के कंपैरिजन में। इसीलिए इन बैंक के लिए मुश्किल हो जाता है डायनामिक और मोटिवेटेड टैलेंट को अट्रैक्ट करना। प्रॉब्लम एटीट्यूड की भी है कहीं ना कहीं। हमारा क्या जा रहा है ये एटीट्यूड साफ दिखाई देता है कई सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में। तो क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड से डील करने के लिए कई प्रकार के कानून हैं और देखा जाए तो कई कानून किसी ना किसी फाइनेंशियल फ्रॉड के रिस्पॉन्स में ही बने। जैसे सत्यम अकाउंटिंग स्कैंडल के बाद इंडिया के कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स को टाइट किया गया। नीरव मोदी के निकलने के बाद पार्लियामेंट ने एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट करके कानून पास किया। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनी के लेयर्स पे नियम बनाए कि नंबर ऑफ सब्सिडरीज जो हैं उन्हें सीमित किया। आजकल एजेंसीज भी इतनी सारी हो गई हैं। सीबीआई और ईडी को तो आप जानते ही होंगे। इनके अलावा अब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एसएफआईओ, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशंस, ये सारी एजेंसीज भी आज के दिन एग्जिस्ट करती हैं। बात यहां इंप्लीमेंटेशन की है, क्योंकि ये जाहिर है अगर सरकार एक्चुअली में चाहती है किसी इंडियन को इंडिया में रखना तो वो बड़ी आसानी से मैनेज कर सकती है, कर पाती है। जेट एयरवेज के नरेश गोयल को ही देख लो। उनकी मुंबई से दुबई जाने वाली एमिरेट्स की फ्लाइट थी, उड़ने ही वाली थी कि काफी ड्रामेटिक बॉलीवुड फैशन में गोयल और उनकी वाइफ अनीता को फ्लाइट से ऑफलोड किया गया, क्योंकि जेट एयरवेज के बैंकरप्सी के मामले में गवर्नमेंट को गोयल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खोलना था, उनकी पूछताछ करनी थी। इतने अर्ली लेवल पर ही फ्लाइट को उड़ने से रोका गया। लेकिन विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी के केस में पॉसिबल ही नहीं हो पाया। ये कैसे निकल गए सारे? और दोस्तों इसमें मीडिया ओनर्स का भी कुछ दोष है। देखो, मार्केट में कई प्रकार की अफवाहें फैलती हैं, कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं। कई बार फाइनेंशियल जर्नलिस्ट को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या टिप मिलती है कि देखो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करोगे तो कोई फ्रॉड निकल सकता है। लेकिन जो उन मीडिया हाउसेस के एडिटर्स और ओनर्स होते हैं उनके हाथ किसी ना किसी तरीके से बंधे हो सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि यही बिजनेस ग्रुप्स इन टीवी चैनलों को, इन प्रिंट अखबारों को अपनी ऐड देते हैं जिससे उन्हें पैसा मिलता है। तो उन्हीं के खिलाफ लिखना बहुत ही रिस्की काम है मीडिया हाउसेस के लिए। वैसे आप इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में और जानना चाहते हो तो इस पे काफी बुक्स और वीडियो कंटेंट अवेलेबल है। पवन लाल, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में एसोसिएट एडिटर है,
इन्होंने नीरव मोदी के राइज और फॉल पर एक किताब लिखी है जो लास्ट ईयर रिलीज हुई थी। विजुअल कंटेंट की बात करी जाए तो नेटफ्लिक्स पे अभी भी एक शो रिलीज हुआ है, बड़ा अच्छा शो है, बैड बॉय बिलियनियर्स। और हर्षद मेहता जो इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट स्कैम के पीछे थे, उनकी लाइफ की स्टोरी पर आधारित एक वेब सीरीज है स्कैम 1992 जो सोनी लिव पर आ चुकी है। दोस्तों, फाइनेंशियल स्कैम्स एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, एक प्रकार का इंटरकनेक्टेड वेब है। एक तरह से समझ लो ये समाज को एक आईना भी दिखाता है। पैसों के लालच में अपने वेल्थ और स्टेटस को बढ़ाने और बचाने के लिए एक बंदा किस हद तक जा सकता है, किस प्रकार का खेल रच सकता है, ये साफ नजर आता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या यूट्यूब पे मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके, जिसके एक्सचेंज में आपको कई एक्सक्लूसिव चीजें मिलेंगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।